हेलो दोस्तों, ग्रो एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी रिसेंटली शुरू की है? वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पहला स्टेप ले लिया है एक लंबी जर्नी का। ग्रो एकेडमी पर हम इस जर्नी को आपके लिए आसान और एक्साइटिंग बनाएंगे। ग्रो एकेडमी में हम आपको स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव मैनर में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं ग्रो एकेडमी का आपका पहला एपिसोड। इस वीडियो में हम आपको स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री से लेके स्टॉक्स के बेसिक्स सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आने वाले एपिसोड्स में जो भी नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आप आसानी से समझ पाएं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने के लायक है। जनरली शेयर्स और स्टॉक्स, ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं और इन दोनों का मीनिंग सेम है। मेरे पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे पहली कंपनी कौन सी है जिसके स्टॉक्स पब्लिकली ट्रेड हुए? चलिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। इस कंपनी ने बहुत सारे कंट्रीज को कॉलोनाइज किया था और इस कंपनी के नाम में इंडिया भी आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस करा है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली ऐसी कंपनी कैसे बनी जिसने पब्लिकली स्टॉक्स में ट्रेड किया? इसका जवाब है रिस्क। अराउंड 1600 AD इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी पॉपुलर ट्रेडिंग डेस्टिनेशंस हुआ करते थे, मेनली स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, सॉल्ट एटसेट्रा के लिए। पूरे वर्ल्ड से ट्रेडर्स अपनी शिप्स और वॉयजेस भिजवा के हमारे स्पाइसेस और बाकी प्रोड्यूसर्स को इंडिया से एक्सपोर्ट करवाते थे। लेकिन ये काफ़ी रिस्की था। कभी ये शिप समंदर में खो जाते थे तो कभी पायरेट्स उन्हें सीज कर लिया करते थे। ऐसे केसेस में ट्रेडर्स को बहुत बड़ा लॉस होता था। इवेंचुअली ट्रेडर्स को रियलाइज हुआ कि उनको अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही कंपनी या शिप में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है और इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। इसके बाद से ट्रेडर्स को मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक्स बाय करने का ऑप्शन मिला, ताकि अगर किसी एक शिप में कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो भी बाकी कंपनीज के शिप से प्रॉफिट अर्न किया जा सके। देखते ही देखते ये सिस्टम काफ़ी पॉपुलर बन गया। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई और ये दुनिया का सबसे पहला मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज बना। इसके बाद इन्वेस्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीद के उनके प्रॉफिट्स का कुछ परसेंटेज अर्न करने लगे। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रिस्क, जिसकी बात हमेशा स्टॉक मार्केट्स में की जाती है, वही फैक्टर सबसे बड़ा रीज़न बना स्टॉक मार्केट्स के बर्थ के पीछे। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो किया वो सब हमारी हिस्ट्री बुक्स में रजिस्टर्ड है। आपको ये स्टोरी बताने के पीछे का मोटिव स्टॉक मार्केट का ओरिजिन कैसे हुआ ये समझाना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत जल्दी स्टैब्लिश होने और इंडिया से इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होने के बावजूद इंडिया में स्टॉक्स ट्रेडिंग काफ़ी लेट शुरू हुई। मिड 1800s में 22 स्टॉक ब्रोकर्स ने टाउन हॉल ऑफ बॉम्बे के ऑपोजिट एक बैनियन ट्री के नीचे ट्रेडिंग शुरू की। धीरे धीरे और भी स्टॉक ब्रोकर्स ने उन्हें ज्वाइन किया और फाइनली 1874 में सभी ब्रोकर्स दलाल स्ट्रीट में सेटल हुए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया। आज हम सब इसे पॉपुलरली BSE के नाम से जानते हैं और ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस में से एक है। सो आखिर ये स्टॉक्स होते क्या हैं? सिंपल टर्म्स में एक स्टॉक किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक यूनिट होता है। जब हम किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं तब हम उसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर बनने का मतलब ये है कि हम कंपनी के प्रॉफिट्स और ग्रोथ को शेयर करते हैं इन रिटर्न फॉर द मनी वी हैव इन्वेस्टेड। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने ITC के 10 स्टॉक्स खरीदे एट द प्राइस ऑफ 200 रुपीज पर स्टॉक। अगर आने वाले साल में ITC ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए तो कंपनी उन प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। और अगर ITC फ्यूचर में भी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करती है तो और ज़्यादा लोग उनके स्टॉक्स खरीदना चाहेंगे, जिसकी वजह से उनके स्टॉक्स की डिमांड बढ़ेगी। इंक्रीज डिमांड और लिमिटेड सप्लाई की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रिशिएट होगा। लेट से 200 से बढ़ के 250 रुपये पे आ जाता है। इस पॉइंट पे आपको 50 रुपये पर स्टॉक का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि टोटल ऑफ 500 रुपीज़ का प्रॉफिट आपके खरीदे हुए 10 स्टॉक्स पे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कंपनीज अपने स्टॉक सेल करती क्यों हैं? इसका रीज़न है फंड रेज करने के लिए। बेसिकली कंपनीज को बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए, जैसे कि कोई नया प्रोजेक्ट हो या फिर बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बहुत लोग स्टॉक्स और इक्विटी में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इक्विटी का मतलब समझते हैं। व्हाट इज इक्विटी? ऑनेस्टली ये बहुत सिंपल है।
लेट्स से एक कंपनी के पास टोटल 100 स्टॉक्स हैं और आपने उनमें से 10 स्टॉक्स खरीद लिए। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स आपके पास टोटल 10 स्टॉक्स हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी, क्योंकि आपके पास कंपनी के 100 में से 10 स्टॉक्स हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी में 10% इक्विटी ओन करते हैं। सो इक्विटी एक कंपनी में आपकी टोटल ओनरशिप स्टेक शो करता है। स्टॉक्स इन्वेस्टिंग के एक्सट्रीम्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है, फिर चाहे वो किसी की प्रॉफिट कमाने की बात हो या नुकसान की। लेकिन प्रॉफिट और लॉस के अलावा स्टॉक्स ओन करना और भी बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्टॉक ओन करने के फायदे क्या होते हैं? नंबर 1, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट्स का एक पार्ट होते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। नंबर 2, कैपिटल गेन्स। लेट्स से आपने एक कंपनी के स्टॉक 100 रुपए में खरीदे। अगर आने वाले समय में कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो और भी लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बनना चाहेंगे। ऐसे में इंक्रीज डिमांड की वजह से कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है और आप इस अप्रिशिएटेड प्राइस पे अपने स्टॉक्स को सेल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न अर्न कर सकते हैं। इसी को कैपिटल गेन कहते हैं। नंबर 3, क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। लेट्स अज्यूम कि आपने एक कंपनी में कुछ टाइम पहले इन्वेस्ट करा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कंपनी बंद हो रही है, तो अब क्या होगा? ऐसे केसेस में सबसे पहले कंपनी के एसेट्स को लिक्विडेट किया जाता है। लिक्विडेट करके जो पैसे आते हैं उसे कंपनी के लेंडर्स को पे बैक किया जाएगा और उसके बाद बचा हुआ कैपिटल शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है। यही रीजन है कि इक्विटी या फिर स्टॉक्स को डेट से ज़्यादा रिस्की माना जाता है, क्योंकि हमेशा जब कोई कंपनी बैंक्रप्सी की कगार पे आ जाती है तो क्रेडिटर्स को पहले पे बैक किया जाता है और फिर आखिर में शेयर होल्डर्स को। इसलिए स्टॉक इन्वेस्टिंग में अच्छे बिजनेस जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो उनको चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कैपिटल प्रिजर्व हो सके। नंबर 4, वोटिंग राइट्स। हर साल कंपनीज एनुअल मीटिंग्स रखती हैं जहां क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना, मैनेजमेंट में चेंजेस करना, एटसेट्रा। इसके अलावा कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्लान्स और की मैनेजमेंट डिसीजंस भी डिस्कस किए जाते हैं। और एक शेयर होल्डर होने के नाते आपको इन मीटिंग्स में अपने वोट्स को कास्ट करने के लिए राइट्स दिए जाते हैं। नंबर 5, नो लायबिलिटी। किसी भी कंपनी का शेयर होल्डर होने के नाते आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स में तो आपको हिस्सेदारी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन अगर कल को चलते कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उनके लॉसेस के लिए आप लायबल नहीं होंगे। आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ आपके खरीदे हुए स्टॉक्स की वैल्यू का होगा। वी होप कि इस वीडियो में आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले एपिसोड्स में हम स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग के बारे में समझेंगे। आखिर स्टॉक्स की ट्रेडिंग कैसे और कहाँ होती है, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।